हेलो दोस्तों, मैं आर्य आपका दोस्त। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स का क्लास आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, जो बच्चे अपने से पढ़ना चाहते हैं वो विजन आईएएस की पीटी 365 उसके थ्रू अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं डेली 1 घंटे की क्लास करूँगा। तो जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है। तो मैंने जैसे कल आपको बताया था दोस्तों कि हमें करना क्या है कि टॉपिक वाइज हमें चलना है, और पहले हम स्टैटिक पोर्शन इस टॉपिक का कंप्लीट करेंगे, और उसी के बाद जब हमारा एक स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने कर रखा होगा। ठीक है। तो जिन बच्चों ने अपना स्टैटिक्स पोर्शन कंप्लीट कर रखा है, अब वो अपने जो उन्होंने जो नोट्स बनाए होंगे अपने लिए, उन नोट्सों को अब अपने निकाल लीजिएगा। ठीक है। और हम रिवीजन करते जाएंगे उन नोट्सों के अकॉर्डिंग, और जो भी करंट अफेयर्स में उसके रिगार्डिंग कुछ आएगा उसको हम वहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हमारा इस पूरे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ओके। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये बायोडाइवर्सिटी। यहाँ से अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो इसमें सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तो हम दो चीज़ें देखेंगे बायोडाइवर्सिटी में, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में देखेंगे। किसी एरिया, किसी इकोसिस्टम में कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, कौन कौन से नए प्लांट्स अभी आए हैं लिस्ट में शामिल हुए हैं, कौन से नए एनिमल्स हुए हैं, कौन से एनिमल्स एंड प्लांट्स जो कि संकटग्रस्त हैं। तो आईयूसीएन लिस्ट को हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, जहाँ से वो आईयूसीएन लिस्ट पूछता है कि वो नियर थ्रेटन है कि क्रिटिकली इंडेंजर है। ठीक है। या इंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस लिस्ट में आते हैं, रेड लिस्ट जो जारी करते हैं उसमें कहाँ लाई कर रहा है, कौन सा एनिमल है, कौन सा प्लांट। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो है बायोडाइवर्सिटी। ओके। तो लेट्स बिगिन। तो आप सभी से हैं जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जब मेरे इस लेक्चर को देखें, तो अपना जो भी नोट्स है बायोडाइवर्सिटी का उसको निकाल लीजिएगा, और जो भी करंट में नई चीज़ें आई हैं उसको वहाँ पे ऐड ऑन करते चलिएगा। ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ओके। तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा कहाँ पे होती है हमें पता है, इक्वेटर के आसपास के एरिया जो जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा प्रकाश प्राप्त होता है, ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। तो पहला टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का कौन सा एक्ट बना हुआ है, वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 1972। ओके। तो हम यहाँ पे देखेंगे और देखेंगे कोई जो भी स्पीसीज है, प्लांट्स एंड एनिमल हैं, वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के किस शेड्यूल में आते हैं। तो अब देखिए संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची, पहला टॉपिक संकटग्रस्त प्रजाति। संकटग्रस्त प्रजाति की रेड सूची कौन जारी करता है, आईयूसीएन। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आईयूसीएन जो इसको रेड लिस्ट जारी करता है संकटग्रस्त जो प्रजाति होती हैं, तो आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है। द क्वेश्चन इज राइज। इस तरीके से आपको देखना है आईयूसीएन का। मैं आप लोगों से देखता हूँ, आप लोगों को होमवर्क है कि आप लोग देखिएगा आईयूसीएन का
मुख्यालय कहाँ है? ओके, मुख्यालय कहाँ है? हाँ, तो IUCN का मैंने आप लोगों को बताया, तो जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दें, IUCN का जो मुख्यालय है वो स्थित है हमारे, कहाँ पे है? ग्लैंड, ग्लैंड में। ओके, कहाँ पे है? ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पे है? जिनेवा के पास में है, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 5 अक्टूबर 1948 को। अब IUCN 3 श्रेणियों के स्पीसीज के लिए रेड लिस्ट जारी करता है। एक है प्लांट, एक है एनिमल और एक है फंगस, कवक, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए, जो अपघटक होते हैं उनके लिए। तो उन्होंने 9 पैमाने जारी किए, 9 पैमाने जारी किए हैं, और उनके आधार पर बताते हैं कोई भी जीव कि हमारी प्रकृति में, हमारे इकोसिस्टम में वो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी हालत कैसी है। तो पहला दिया है नॉट इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, एनी, ठीक है। एक है डेटा डिफिशिएंट, मतलब ऐसे प्राणी जिनके बारे में हमारा जो डेटा है उन अपूर्ण है, मतलब बहुत कम जानकारी है, ठीक है। ये 2 तरीके के प्राणी हो गए। उसके बाद 2 तरह के स्पीसीज हो गए। तीसरी स्पीसीज है लीस्ट कंसर्न, मतलब ऐसी प्रजाति जिन पे अभी भविष्य में कोई संकट नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छी खासी तादाद है दुनिया में इनकी, और इनके ऊपर कोई भी संकट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। फिर है नियर थ्रेटेंड, एंटी, मीन दैट कि ऐसे जीव जो आने वाले भविष्य में इनके ऊपर खतरा हो सकता है ना, इनके ऊपर खतरा हो सकता है, इस तरह के जीव। और उसके बाद नंबर आता है VU, मतलब वल्नरेबल। वल्नरेबल में संकटग्रस्त, ऐसे प्राणी जिनका जीवन अभी संकट में है, मतलब उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई ना कोई मानवीय हस्तक्षेप, कोई ना कोई जो भी औद्योगिक पॉल्यूशन है या जो भी मानवीय हस्तक्षेप के कारण उनके जीवन में कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण उनके जीवन में कहीं ना कहीं संकट आता हुआ दिख रहा है, संकटग्रस्त है। फिर है इंडेंजर्ड, जो खतरे में है, ऐसे जीव, ऐसी प्रजाति जिनके सामने अपने प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, ठीक है। फिर है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मीन दैट CR, मीन दैट ऐसे जीव जो अपने प्राकृतिक परिवेश में अत्यधिक उच्च खतरा, विलुप्तीकरण का महसूस कर रहे हैं। उनके ऊपर जो भी चेंजेस हुए हैं हमारे क्लाइमेट में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंस या नेचुरल डिजास्टर के कारण, ठीक है, तो उनके जीवन में बहुत हाई रिस्क आ गया उनके विलुप्त होने का। ऐसे जीव क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखते हैं। फिर हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जो उनके प्राकृतिक आवास में वो जीव विलुप्त हो गए हैं, मतलब विलुप्तीकरण के कगार पे भी नहीं, प्राकृतिक आवास में तो वो पाए नहीं जाते हैं, इतना उन पे इफेक्ट आया कि वो अब प्राकृतिक आवास में नहीं पाए जाते हैं। और लास्ट वन है, वो है एक्सटिंक्ट, मतलब विलुप्त प्राणी। अब ना वो अपने प्राकृतिक आवास में पाए जा रहे हैं, ना ही किसी संरक्षित एरिया में पाए जा रहे हैं, पूरी तरीके से विलुप्त हो गए हैं। इस प्रकार विलुप्तीकरण का बढ़ता जोखिम हम दिखा रहे हैं, और इस प्रकार हमने 9 कैटेगरी में किसी भी स्पीसीज को डिवाइड किया है, उसकी कंडीशन देखी है वो कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। अब कुछ प्रजाति जो अभी तक हमने देखी हैं इस साल के 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के जो भी करंट अफेयर्स था, उसमें हमने एक देखी है, एक छिपकली है, ला गो मेरा। ला गो मेरा एक छिपकली है
अरे यार। तो एक छिपकली है ला गोमेरा विशाल छिपकली लिजार्ड, ठीक है। ये जो छिपकली है ये पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती थी, मतलब अपने प्राकृतिक आवास में विलुप्त होने के बिल्कुल कगार पे आ गई थी। लेकिन कुछ अच्छे इनिशिएटिव लाकर इसको अब हमने थोड़ा संरक्षित किया है और इसको अभी इंडेंजर्ड की श्रेणी में आ गई है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? तो आप देखिए स्पेन, स्पेन का एक आइलैंड है, ठीक है, एक आइलैंड है जो है कैनरी द्वीप समूह। कैनरी द्वीप समूह, जब हम वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे स्पेन के, पुर्तगाल के ऊपर वाले हिस्से में छोटे छोटे द्वीपों का समूह दिखाई देगा, दैट इज द कैनरी द्वीप समूह, स्पेन, ठीक है, वहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद एक प्लांट है, प्लांट कह सकते हैं, वो है कैपिया पोआ फैक्टी कैक्टी कैपिया कोपिया कोपिया पोआ कैक्टी। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है एक तरीके से जो हमारे कैक्टस होते हैं ना, कांटेदार, जो मरुस्थलीय एरिया में जो पौधे पाए जाते हैं, जो जिसके पत्ते एकदम तीखे तीखे से हो जाते हैं, जिससे कि उनका वाटर जो इवेपोरेशन है वो कम से कम हो। तो ऐसी प्रजाति अभी बताई गई है विलुप्तीकरण की कगार पे पहुंच गई है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आ गई है, ठीक है। अब देखो, जब आपने ये सब बनाया होगा, पूरा आपने जैव विविधता देखी होगी, उसमें IUCN की रेड लिस्ट की क्राइटेरिया बनाए होंगे, तो इस साल के जो जीव हैं, इस साल के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो कि जिनकी रेड लिस्ट जारी की IUCN ने, उनको आप वहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिएगा इन जीवों को। यहीं से क्वेश्चन बनता है, अक्सर यहीं से क्वेश्चन बनता है। UPSC के आप प्रीवियस PYQ को देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो आप देखिएगा, इसमें कैक्टस है जो कि चिली के अटाकामा मरुस्थल है, चिली के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट पे ही है। जहाँ चिली है तो समुद्र से लगा हुआ एक अटाकामा डिजर्ट है चिली में, वहाँ पर ये प्रजाति कैक्टस की पाई जाती है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। इसके बाद एक और छिपकली है, उसका नाम है ग्रैन कैनेरिया विशाल छिपकली। ये पहले लीस्ट कंसर्न थी, मतलब लीस्ट कंसर्न बहुत अच्छी प्रजाति थी, लेकिन इसमें एनवायरनमेंट का ऐसा असर पड़ा, ऐसा क्लाइमेट का ऐसा असर पड़ा कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गई है, ठीक है। बहुत तेज़ी से इसमें गिरावट देखी गई है। ये भी कैनरी द्वीप समूह, जहाँ पर स्थानिक सरीसृप है, वहाँ का एक लोकल एक रेप्टाइल्स है, ठीक है। कहाँ पे? कैनरी द्वीप समूह, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है ग्रैन कैनेरिया सिंकन, जो आप देखें हम लोग अपनी देसी भाषा में बोलते हैं सांप की मौसी बोलते हैं ना, एक छोटी सी होती है सांप की मौसी ऐसी, वैसा ही एक जीव है, ठीक है। ये भी एक रेप्टाइल्स है जो कि इंडेंजर्ड श्रेणी में आ गया है, पहले लीस्ट कंसर्न था, अभी इंडेंजर्ड श्रेणी में आ गया है। ये भी कैनरी द्वीप समूह स्पेन। तो इसका मतलब ये हुआ, जो कैनरी द्वीप समूह स्पेन का है, डेफिनेटली वहाँ कुछ ऐसे मानवीय हस्तक्षेप हुए हैं जिससे उस आइलैंड के जो भी प्राणी हैं उनके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ख़ास तौर पर जो भी रेप्टाइल्स हैं, जैसे ग्रैंड कैनेरिया स्किंक है, या तुम्हारी लिजार्ड है, ग्रैंड कैनेरिया विशाल लिजार्ड है, या फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो आपको बताया था ला गोमेरा विशाल छिपकली है, ये सारे कैनरी द्वीप समूह में ही है, ठीक है। उसके बाद है इविंजा वॉल छिपकली, ये भी नियर थ्रेटेन थी और अभी इंडेंजर्ड श्रेणी में आ गई है, ठीक है। इविंजा एक तरीके से ये भी स्पेन का ही एक द्वीप समूह है, ये मेडिटेरियन सी के वाले हिस्से में पाया जाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद बोर्नियन हाथी, ब्रूनी, आपने देखा है जो साउथ ईस्टर्न कंट्री है एक, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कंट्री है बोर्नियो, वहाँ पर ये हाथी पाया जाता है, सुमात्रा, बोर्नियो, इन जगह पर ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। कहाँ किस श्रेणी में? इंडेंजर्ड। जितनी भी हाथियों की प्रजाति पाई जाती है उनमें सबसे छोटी प्रजाति यही होती है, विश्व का सबसे छोटा।
इसका माथा चौड़ा होता है, ठीक है। बोर्नियो और सुमात्रा द्वीप में इसकी आबादी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने जो पहला IUCN की जो रेड लिस्ट वाली क्राइटेरिया थी उसको हमने देखा, कौन कौन से जीव उसमें उस कैटेगरी में आए उनको हमने यहाँ से कवर किया। नाउ मूव टू अनदर चैप्टर, अनदर टॉपिक, दैट इज, इसका सब टॉपिक है कि एक कॉन्फ्रेंस हुई है, किसके ऊपर हुई है, टाइगर्स के ऊपर। क्या हुई है वो देखिएगा। एक सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंड स्केप्स कॉन्फ्रेंस, एक वार्तालाप सी हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई, सम्मेलन हुआ है, जहाँ पर जो टाइगर लैंड स्केप्स होते हैं, जहाँ पर जो मतलब बाघों की प्रजाति पाई जाती है जिस भूमि पे, उसके लिए सस्टेनेबल फाइनेंस कैसे करेंगे, सतत वित्त पोषण या जो भी है वित्त से संबंधित वो कैसे होगा, उसके लिए एक सम्मेलन हुआ है। वो कहाँ हुआ है, वो भूटान सरकार द्वारा किया गया है। ये पूछा जा सकता है किसने किया है, भूटान सरकार ने। भूटान कहाँ पे है, कि जब नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो भूटान जुड़ा हुआ है हमारे सिक्किम से, बंगाल से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से। तो 1 2 3 and 4 स्टेट्स आर टचिंग विथ भूटान, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। उस गवर्नमेंट ने इसकी मेजबानी की है और इसने समर्थन किया है बाघ संरक्षण गठबंधन का। जो बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, तो बाघों को संरक्षित करने के लिए एक सम्मेलन हुआ सस्टेनेबल फाइनेंस के ऊपर, किस तरीके से उनके टाइगर लैंडस्केप के लिए, ओके। तो भूटान सरकार ने किया बाघ संरक्षण गठबंधन के लिए। अब ये क्या है, इसमें नई वित्तीय रणनीतियों का उपयोग करना है, जिससे हम बाघ संरक्षण और टाइगर लैंडस्केप जो जमीन है, बाघ जहाँ रहते हैं उनको संरक्षण को समर्थन प्रदान किया जा सके। तो इसमें कहा गया है कि 2034 तक 2034 तक जो बाघ संरक्षण के लिए $1 बिलियन अमेरिकी अतिरिक्त धनराशि हमें जुटानी है। ये ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई है। अब बात करते हैं जो बाघ संरक्षण गठबंधन है, TCC, टाइगर कंजर्वेशन कमेटी है, गठबंधन है। तो इनमें क्या होता है, ये एक तरीके का कई गठबंधनों का एक स्वतंत्र समूह है जो बाघों के संरक्षण के लिए काम कर रहा है, ठीक है। ये वन्य जीव अपराध रोकने और मानव वन्य जीव सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। और इनके सदस्य संगठनों में कई जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि IUCN है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके बाद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF आदि शामिल हैं, ठीक है, इस तरीके के प्रोग्राम में। अब इसकी पहल को देख लेते हैं। इसमें 2 पहलें की गई हैं। एक पहल है टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड। तो टाइगर लैंड स्केप्स इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। अब ये तुम्हें पढ़ तो लिया, टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड। अब पूछ सकता है इस फंड को कौन प्रस्तुत किया है, कौन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई ऑप्शन में बहुत सारे दे देंगे, वर्ल्ड बैंक दे देंगे, IUCN दे देंगे। तो जब आपने पढ़ा होगा तो आप देंगे सीधा आंसर UNDP, ठीक है। UNDP द्वारा जैसे प्रस्तुत किया गया है, ऐसे ही एक और टॉपिक इसने दे दिया नीचे, टाइगर बॉन्ड्स आप समझते ही होंगे, ये भी फंड से रिलेटेड कुछ है। इसमें क्या होता है, निजी क्षेत्र के निवेशकों को जोड़ने और प्राकृतिक आधारित संसाधनों को प्रोत्साहित करने के लिए टाइगर बॉन्ड्स जनरेट किए जाते हैं। तो बहुत लोग उन बॉन्ड्सों को खरीदते हैं, जिससे क्या होता है कि जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो हमें धनराशि चाहिए
वो हमें मिल जाती है और उनका आसानी से हम संरक्षण कर पाते हैं। तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए एक बैंक काम कर रही है, वो बैंक का नाम है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब क्वेश्चन बन सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कब स्टेब्लिश की गई थी? तो एंड हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर इसका मनीला में है। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में है, ठीक है। तो और ये कब गठित हुई है इसके बारे में भी देख लीजिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का गठन कब किया गया था? तो ये गठन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स या UPPCS में भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रीय पशु है भारत का क्या है, बताइए। सबको पता है बाघ, जो रॉयल बंगाल टाइगर है, बाघ है, वो भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। अब पूछ लिया जाता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। अब कैसे पूछेंगे? आपको ऑप्शंस दे देंगे 1 2 3, उनके वैज्ञानिक नाम दे देंगे, ठीक है, और उनका देखेंगे कौन कौन से कितने इसमें ऑप्शंस हमारे सही हैं। इस तरह के क्वेश्चन UPSC पूछता है। तो यहाँ पे देखिए पैंथेरा टिग्रिस, आप नाम याद कर लीजिए, पैंथेरा टिग्रिस जो भारतीय बंगाल या रॉयल बंगाल टाइगर का नाम है, ठीक है। नॉर्मली ये पाया कहाँ जाता है? तो इंडिया के बंगाल में और बांग्लादेश में, भूटान में, कंबोडिया में, चीन में, लाओस, जो भी जुड़े हुए साउथर्न ईस्टर्न कंट्री हैं वहाँ सब जगह इसका पर्यावास है। भारत में अब देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र और सुंदरबन डेल्टा वाला क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, शिवालिक गंगा का मैदान है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, यहाँ पर भारत में बाघों का प्राकृतिक पर्यावास है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? तो वो है MP। अब थोड़ा और टफ करेंगे तो पूछ लेंगे सेकंड नंबर किसका आता है? वो है कर्नाटक। और टफ कर देंगे तो कहेंगे तीसरा नंबर किसका आता है? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर बाघों की संख्या काफ़ी है, वो है जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट है ना। राजा जी भी है देहरादून में, और जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? नैनीताल में, नियर अबाउट रामनगर एरिया में है, ठीक है। अब टाइगर के बारे में इसकी स्टेटस देखते हैं। पर्यावरण में जो भी एजेंसीज, जो भी संस्थान इनके लिए इनके स्टेटस को बताती हैं, उनमें सबसे पहले नाम हमने बताया था IUCN रेड लिस्ट जारी करती है, वो बताती है इनकी कंडीशन क्या है इनके पर्यावास में। उसके बाद दूसरा है सिटीज़, उनके परसिस्ट से हमें पता लगता है उसकी क्या कंडीशन है। उसके बाद होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भारत का, उसकी अनुसूची में किस अनुसूची में इसको रखा गया है? चूँकि टाइगर जो है वो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, IUCN की रेड लिस्ट की इंडेंजर्ड है, मतलब उसको अपने पर्यावरण जो पर्यावास में रह रहा है वहाँ पर विलुप्त होने का बहुत खतरा है, काफ़ी खतरा, इंडेंजर्ड है, ठीक है। इसीलिए इसे सिटीज़ के वन में रखा गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ही रखा गया इसको, ठीक है। अब विशेषताएं देखिएगा, इसमें एक विशेषता आती है टाइगर से रिलेटेड, जो इसमें धारियाँ होती हैं ना, काली पीली सी, काली काली कलर की, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं, जस्ट लाइक टाइगर की अंदर भी उसके जो धारियाँ होती हैं वो फिंगरप्रिंट की तरह ही होती हैं, यूनिक होती हैं हर एक टाइगर में, जिनसे उनकी पहचान की जाती है। उसके बाद ये भारत की एक फ्लैगशिप प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? फ्लैगशिप। और किसी भी इको इन्वायरमेंट के लिए, किसी भी इकोसिस्टम के लिए एक अम्ब्रेला प्रजाति है। मतलब हम अगर टाइगर का संरक्षित कर लेते हैं तो बाकी नीचे के जो उस पर डिपेंडेंट टाइगर जिनको खा के जीता है उन जीवों का भी हम संरक्षण कर सकते हैं। तो ये दैट इज अम्ब्रेला स्पीसीज, ठीक है। रात में घूमने वाला है, शांत प्रिय है, ओके। अब इससे जुड़े हुए कुछ संरक्षण संबंधी प्रयास भी हम देख सकते हैं। तो एक प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। वो कब किया गया था?
वो किया गया था 1973 में। बहुत बार पूछा गया है। केंद्र प्रायोजित एक योजना थी। इसमें इन सिटू अभी यूपीएससी ने एक बार पूछा था, इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण में क्या अंतर होता है। तो अभी ऐसे ही तो आपको अपने स्टैटिक्स के साथ इसको जोड़ना है। अब उसने जब इन सिटू लिख दिया तो आपको वो क्लिक कर देना चाहिए। इन सिटू मतलब उसके जो प्राकृतिक पर्यावास है वहीं पर उसका संरक्षण किया जाएगा, वहीं पर उसको टाइगर रिजर्व घोषित करके उसी एरिया में उसका संरक्षण किया जाएगा। एक्स सिटू करते तो उस जगह से निकाला जाता उसको, या तो किसी जू में या किसी ऐसे संरक्षित जगह पर रखा जाता जहाँ पर जो उसको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो उसके पर्यावरण, जो उसके विकास के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, चाहे वो जैविक हों अजैविक हों, उनको वहाँ पे बनाया जाता। ठीक है, उसके प्राकृतिक पर्यावरण से निकाल के, तो वो दैट इज द एक्स सिटू हो जाता। तो ये इन सिटू परियोजना थी। इसके अलावा एक प्राधिकरण भी है, उसका नाम क्या है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक वैधानिक निकाय, वैधानिक मतलब किसी एक्ट के द्वारा, जो हमारा वाइल्ड जो एक्ट होगा उसके द्वारा एक निकाय बनाई गई है, अथॉरिटी बनाई गई है कानून के द्वारा, वैधानिक है। 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर को प्रशासित करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कुछ अमेंडमेंट भी किया था। सब जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसमें इसके संरक्षण करने के लिए और उसके बारे में जानकारी करने के लिए एक निगरानी प्रणाली दिखाई जाती है तो ये निगरानी प्रणाली का नाम है एम स्ट्रिप। अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पहले भी एम स्ट्रिप यूपीपीसीएस पूछ चुका है। ठीक है, अब मैंने ये क्यों दिया, अब आप जब मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि संरक्षण संबंधी प्रयास किए गए हैं टाइगर से रिलेटेड, या जो भी अम्ब्रेला प्रजाति हैं, क्वेश्चन बन के आ सकता है इस तरीके से। तो आप इन चीज़ों का जब उसमें यूज करेंगे ना, तो यू हैव मेक मोर मार्क्स कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो यही आपको स्ट्रेटजी अपनानी होती है जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। बिल्कुल भी लोड लेके नहीं पढ़ना है, हमें को 1 घंटा देना है डेली, और उसी घंटे में हम काफ़ी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव्स, जो कि विश्व बैंक की पहल है। अब पूछा जा सकता है, ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008, ये वर्ल्ड बैंक की पहल है। ठीक है, कौन किसकी पहल है, वर्ल्ड बैंक की। एक है ग्लोबल टाइगर फोरम, ये अंतर्राष्ट्रीय जो इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज होती हैं उसकी पहल है। उसके अलावा एक है कैट्स, द कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ये विश्व बैंक WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की टाइगर अलाइव पहल है। ठीक है, अब हमारे यहाँ से टाइगर वाला कवर हो गया। आई होप आपका टाइगर वाला एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ देखो, जब मैं तैयारी कर रहा था तब मेरे दिमाग में भी आता था कि मैंने सारा कुछ पढ़ा, मैं ऐसे ही पढ़ता था, और शुरुआत में मुझे लगता था कि मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, आंसर आपके सामने होता है। ठीक है, जब आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके चीज़ों को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो चीज़ें क्या होती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाती हैं। और जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आएगा तो आप बिल्कुल लोड मत लीजिएगा, ये चीज़ें आपको जैसे ही ऑप्शन मिलेगा आप आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, 80 to 90% आराम से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से कवर किया होगा या आपको नॉलेज होगी, तो आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, IUCN में 3 स्टेटमेंट दे दिए जाएं, और जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैं थोड़ा ऐड ऑन करके आपको पढ़ाऊंगा। पूछ लिया जाए IUCN का इस्टेब्लिश किस ईयर में हुई थी, ये एक स्टेटमेंट आ जाए। एक आ जाएगा इसका हेडक्वार्टर, ये ब्लैक लिस्ट जारी करती है, ऐसे करके आ जाए। तो कितने स्टेटमेंट इसमें सही होंगे। तो जब आपको पता रहेगा कि इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 5 अक्टूबर 1948 को, और ग्लैंड
स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और ये रेड लिस्ट जारी करती है, किसके लिए जारी करती है? एनिमल्स के लिए करती है, प्लांट्स के लिए करती है और कवक, तीनों के लिए जारी करती है रेड लिस्ट। ठीक है, उनकी 9 कैटेगरी होती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए और मैं बहुत आसानी से इस पूरे करंट अफेयर्स को आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, दे हैव नॉट सच ए टाइम कि वो पूरा कवर करें, तो मैं 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, आप उस 1 घंटे के वीडियो को कभी भी अपने ट्रैवलिंग आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें एक दिया हुआ है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? इसका प्रोजेक्ट ये भी तरीके से 2023 में जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए, उसके उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। और इसको किसने बनाया? ये भारत, इसमें इसका मुख्यालय है। हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में। देखो यही क्वेश्चन बनाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में। ठीक है, और अभी इससे संबंधित जो IBCA की स्थापना संबंधित फ्रेमवर्क समझौते में हस्ताक्षर किए गए हैं और उसकी सदस्य ग्रहण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो 3 देश हैं, एक है निकारागुआ, इस्वातिनी कहाँ पे है पूछा जा सकता है आपसे। ये अफ्रीकन कंट्रीज का एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ठीक है, अब ऐसी छोटी सी ये पूछ ली जाएंगी और लोग फंस जाते हैं। उसके अलावा सोमालिया, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वो वहाँ से देखिए सोमालिया, एडन और गोल्फ ऑफ एडन, वो वाला एरिया देखा आपने, वो सोमालिया का एरिया है ना। ये अभी इस साल निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया को शामिल किया गया है, भारत के अलावा IBCA में शामिल हो गए हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बिग कैट्स की जो भी 7 प्रजाति हैं, उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग और को मजबूत करना है। और इन 7 प्रजातियां हैं, जिसमें बाघ है, शेर है, बाघ भी भारत में पाया जाता है, शेर भी पाया जाता है, तेंदुआ भी पाया जाता है, हिम तेंदुआ भी पाया जाता है, इवन अब चीता भी भारत में पाया जा रहा है। ठीक है, जो कहाँ से लेके आए थे? नमीबिया से लेके आए थे भारत में। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व हैं वहाँ उनको रखा गया था। कुछ मृत्यु भी हो गई थी उनमें से, क्योंकि वो सूट नहीं किए होंगे यहाँ का एनवायरनमेंट। जैगुआर और प्यूमा भारत में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लिखा भी उन्होंने, भारत में प्यूमा और जैगुआर नहीं पाए जाते हैं। प्यूमा का ब्रांड देखते हैं, कितने सारे शूज प्यूमा के आते हैं। तो प्यूमा इज़ द 1 कैटेगरी ऑफ बिग कैट्स। ठीक है, जो बिग कैट्स में की प्रजाति है उनमें से एक है जैगुआर। अब IBCA जो एक बहुराष्ट्रीय एजेंसी गठबंधन है, इसकी भागीदारी निम्नलिखित 95 देश के अंतर्गत पाए जाते हैं। वे देश जहां बिग कैट्स नहीं पाई जाती हैं लेकिन इसके संरक्षण के लिए भी अभिरुचि रखते हैं। वे देश भी हैं जहां पे ये 7 में से कोई प्रजाति नहीं पाई जाती है, लेकिन दे आल्सो इंटरेस्ट टू कंजर्व दीज ऑल 7 बिग कैट्स स्पीसीज। ठीक है, तो वित्त पोषण के लिए देखिए 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं, बजटीय दिए गए हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो बन सकती हैं हमारे मैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। IUCN की लिस्ट देखिए भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है IUCN की लिस्ट। ठीक है, अगर तुम याद करने बैठोगे ना तो याद ही नहीं होगी। तो बस मैंने बाघ का आपको पढ़ाया था, बाघ का क्या था? इंडेंजर्ड था, इंडेंजर्ड कैटेगरी में। वुलनरेबल में कौन कौन से आते हैं? शेर है, चीता है, हिम तेंदुआ है और तेंदुआ है। गुलदार बोलते हैं ना, गुलदार कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड, देहरादून, इस एरिया में आपको खूब गुलदार देखने को मिल जाएंगे। नियर थ्रेटन में जो कैटेगरी है वो है जैगुआर की।
जैगुआर का ऐसे याद कर सकते हैं, जैगुआर की कार आती है ना, बहुत महंगी होती है। किसने खरीदी थी? टाटा ने खरीद ली थी अभी जैगुआर का, ठीक है। नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न में प्यूमा, प्यूमा इज लीस्ट कंसर्न। अब बात आती है प्यूमा कहाँ पाया जाता है और जैगुआर कहाँ पाया जाता है। तो मोस्ट चांसेस है जैगुआर इज फाउंड इन ब्राज़ील के जो अमेजन के जंगल है वहाँ पर आई होप जैगुआर पाया जाता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए कहाँ पाया जाता है। उसके अलावा भारत की बिग कैट्स की 5 प्रजातियाँ जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 है कि अनुसूची 1 और 4 में हैं और सिटीज़ के परिशिष्ट 1 में शामिल किए गए हैं इनको, ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि हाथियों की गणना की गई है 2023। कहाँ की गई है? साउथ इंडिया के जो भी स्टेट हैं उनमें, ठीक है। तो रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जो कर्नाटक है उसमें लगभग 6000 से अधिक हाथी हैं, ठीक है। और उसमें हुआ क्या है, जो किशोर हाथी हैं जिनकी आयु 10 वर्ष से उससे कम है उनमें उच्च मृत्यु दर पाई गई है 40% के अराउंड में। ये एक चिंता का विषय है। ऐसा हुआ क्यों है? इसके पीछे एक वायरस जिम्मेदार है जिसका नाम है एलिफेंट एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पी वायरस, ठीक है। अब पूछा जा सकता है कि एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पी वायरस किस जानवर को इफेक्ट कर रहा था? एलिफेंट लिख देंगे तो डेफिनेटली यू इजली फाइंड आउट द आंसर, बट उन्होंने एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पी वायरस लिखा। तो अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो डेफिनेटली यू हैव सफ़र इन एग्जाम। तो जब आपने पढ़ लिया है कि एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पी वायरस किसको इफेक्ट कर रहा है, जो बच्चे किशोर एडल्ट जो एलिफेंट्स हैं जो 10 वर्ष से कम आयु के हैं उनमें मृत्यु दर इसके कारण 40% तक पाई गई है। अब हम देखते हैं कि जो भारतीय हाथी है, फिर देखिए, फिर मैंने इसका वैज्ञानिक नाम, आप देखिए रट्टा मारने बैठेंगे तो भाई यूपीएससी आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा, इतना सारा पढ़ना पड़ता है। आप अपने आप को अवेयर रखिए, चीज़ें बस आपको पढ़नी है, कुछ भी रटना नहीं है। जो चीज़ रटनी होगी मैं आपको बता दूंगा कि उनको रटना है, बाकी चीज़ों को बस एंजॉय करते हुए आप पढ़ते चलिए। जैसे भारतीय हाथी है तो कोई इसका वैज्ञानिक नाम, आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो समवन आस्क कि भाई बताइए हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप इलेफस मैक्सिमस, आपको मैक्सिमस याद है, मैक्सवेल है ना ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, उससे आप याद रख लीजिए भाई हाथी की तरह मारता है, वो खतरनाक मारता है ना, बड़ा खतरनाक खेलता है भाई। तो मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन एलिफेंट, ओके। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं भैया, इसकी कंडीशन क्या है। तो इसकी रेड लिस्ट क्या है, ये इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो इंडेंजर्ड है इसीलिए इसके संरक्षण की बात की गई थी। हम 1992 में देखेंगे जो हाथियों से रिलेटेड एक संरक्षण आएगा, ठीक है। अब हम सिटीज़ में देखते हैं तो परसिस्ट, जो भी देखो इंडेंजर्ड होता है ज़्यादातर उनका परसिस्ट जो आता है, सिटीज़ जो है वो 1 होती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अनुसूची भी 1 रहती है। अब है क्या, जो पर्यावास इनका देखते हैं तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तुम्हारे असम के एरिया में भी पूर्वी और उत्तरी भारत में भी पाए जाते हैं, उस खासकर जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पर हाथी हमें देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली जो साउथ इंडिया है वहाँ पे तो हमें हाथी देखने को मिलते ही हैं। तो कुल वन्य एशियाई हाथी की 60% से अधिक आबादी भारत में पाई जाती है। कर्नाटक में जो हाथी है उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद असम, फिर केरल। केरल में आपने देखा होगा हाथियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको पूजा भी जाता है। इवन इंडिया में तो हाथी को गणेश भगवान के रूप में पूजा भी जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इंडिया में इसका अवैध शिकार होता है, इनके जो दांत होते हैं स्पेशली उसके लिए, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है, ठीक है। अब एक हाथी है, इसका नाम है कुमकी हाथी। आप लोगों ने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, अब देखो हिस्ट्री से मैं कैसे इसे रिलेट कर दूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य, जिससे कि उस टाइम जो भी मगध का शासक था उसका चंद्रगुप्त मौर्य भी बना। तो जब घनानंद था, जब यहाँ पे सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो कहते हैं मगध के शासक के पास 10,000 हाथियों की सेना थी, 10,000 हाथी थे उसके दल में।
और प्रशिक्षित हाथी थी। तो उसके सैनिक जो थे पहले तो ब्यास नदी को कवर क्रॉस करने से मना कर दिया, फिर उन्होंने सोचा इतनी विशाल सेना है, हाउ टू फाइट विद देम, तो वो पीछे हट गए। ठीक है, तो कुम्की हाथी से मैंने इसे कैसे रिलेट किया, ये जो हाथी है, जो बाकी जो हाथी होते हैं जंगली हाथी होते हैं, उन हाथियों को नियंत्रित करने के लिए इस हाथी को यूज किया जाता है, इसको प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, ताकि वो जंगल के हाथियों को प्रशिक्षित किया जाए। ठीक है, नियंत्रित करने के ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक कुम्की हाथी, वन क्लास ऑफ एलिफेंट इन इंडिया, जिनका इस्तेमाल हम यूज करते हैं जंगली हाथियों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और उस टाइम भी हमने प्रशिक्षित हाथी रखे थे जो सेना में यूज होते थे। ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको। विशेषता है, सभी बोलते हैं हाथी बहुत ही बुद्धिमान जीव होता है। ठीक है, बस इनमें क्या होता है, जो इनका गर्भकाल होता है, गर्भाधान 20 से 22 महीने का होता है, जीवन काल लगभग 60 से 70% होता है। और एशियाई हाथियों की 3 प्रमुख प्रजाति हैं, एक तो भारत में है, उसके बाद सुमात्रन है, और एक हमने बोर्नियो वाली जो छोटी एक हाथी की प्रजाति थी वो भी है, श्रीलंकन हाथी की प्रजाति है। 60 से 70 साल एवरेज एज होती है इनके। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो उनके पर्यावास हैं, मानव की लालच के कारण उन्हें और भूमि चाहिए, तो क्या जंगलों की कटाई कर रहे हैं और अपने एरिया को बढ़ा रहे हैं खेती के लिए और चीज़ों के लिए। तो उससे क्या हो रहा है, जो मानव बस्तियां हैं वो उनके पर्यावास के काफ़ी नज़दीक जा रही हैं, जिससे दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अवैध शिकार इनका हो रहा है, और इनके सुकड़ते पर्यावास से इनके जो ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इनकी आबादी पर। हमने देखा ना कि उनका हम ऐसा एक आवास क्रिएट करेंगे जहां उनका सर्वोत्तम विकास हो सके। सर्वोत्तम विकास कब होगा, जब उनका प्रजनन अच्छा होगा। प्रजनन भी खराब हुआ, अवैध शिकार भी हो रहा है, तो उनकी संख्या एकदम से क्रिटिकली डाउन होगी। ठीक है, क्योंकि हर जीव का अपने इकोसिस्टम में पर्टिकुलर रोल है, तो अगर कोई जीव पूरे सिस्टम से आउट होता है तो डेफिनेटली वो इकोसिस्टम कहीं ना कहीं सफ़र करके आएगा। ठीक है, तो हमें संरक्षित करना है, तो इसीलिए हाथी परियोजना आई थी 1992 में। अब हाथियों के बारे में बात करते हैं तो हमने एक चीज़ बताना है आपको, हाथी भारत का एक विरासत, जो हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया कौन है, हाथी है। ठीक है, तो हाथियों की संख्या 14 राज्य हैं, उनमें 33 हाथी रिजर्व है। अब इसमें और चीज़ें देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ के बात की है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाता है, विजन आईएएस जो अपना कवर करने के पीटी 360 में कवर करता है इस तरीके से कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें अगर इनसे रिलेटेड कुछ आ जाता है तो। एशियाई हाथी की स्थिति, आईयूसीएन कंडीशन इंडेंजर्ड। अफ्रीका 2 तरह के हाथी हैं, वन हाथी है और एक सवाना हाथी है। सवाना जानते हो ना, घास के मैदान अफ्रीका के मिडल पार्ट में है। ठीक है, तो वहाँ पर जो सवाना हाथी होते हैं वो उनकी कंडीशन भी इंडेंजर्ड है, जस्ट लाइक एशियाई हाथी। लेकिन जो वन हाथी है वहाँ पे उनकी कंडीशन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बेहद संकटग्रस्त प्राणी हो गए हैं वो। भारतीय जो आकार में छोटे होते हैं ऐसे ही हाथी, लेकिन जो अफ्रीकन हाथी हैं वो आकार में बड़े होते हैं। जुड़वा गुंबद वाला सिर होता है भारतीय हाथियों में, इसमें एकल गुंबदीय सिर होता है। नॉर्मली जो केवल कुछ नर हाथियों में ही हाथी दांत दिखाई देते हैं, जबकि अफ्रीकन हाथी हाथनी दोनों के दांत होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम राइनोज की। ठीक है, स्टेटस ऑफ राइनो इन 2024 रिपोर्ट, स्टेट्स ऑफ राइनो 2024 रिपोर्ट में देखते हैं। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन IRF ने स्टेट्स ऑफ राइनो 2024 की रिपोर्ट जारी की है। क्या जारी की है, 2024 की रिपोर्ट जारी की है। किसने की है, IRF, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने। तो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन विश्व भर की गैंडा प्रजातियों के अस्तित्व को बचाने के लिए कार्य करता है। इसकी को एस्टेब्लिश किया गया था 1991 में। ठीक है, इसको पहले बोला जाता था इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन, बाद में इसका नाम बदल कर इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन कर दिया गया।
राइनो की सभी 5 प्रजातियों को मिलाकर दुनिया भर में अभी आज के टाइम पर केवल 28,000 गेड़े ही शेष बचे हैं। और 2022 से 23 में जो अफ्रीकी गेड़ों के अवैध शिकार में लगभग 4% की वृद्धि हुई है। अब गेड़ों का शिकार क्यों करते हैं? उनके क्या होता है, सींग होता है उनके नाक पे, उस सींग को यूज करते हैं तरह तरह की अलग मेडिसिन्स बनाने और जो एनर्जी बूस्टर टाइप की दवाइयाँ होती हैं उनको बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो अवैध शिकार होता है। इसी प्रकार 2022 और 2023 में सफ़ेद गेड़ों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन एक सींग वाले भारतीय गेड़े, तो भारतीय गेड़े जो होते हैं उनका कितना सींग होता है? और उनका एक सींग होता है कि संख्या लगभग स्टेबल बनी हुई है। अब गेड़ों की 5 प्रजातियों में 2 अफ्रीकी प्रजातियां हैं, एक है सफ़ेद गेड़ा और एक है काला गेड़ा। ठीक है, 3 भारतीय एशियाई प्रजातियां हैं, भारतीय गेड़ा, सुमात्राई गेड़ा और जावा गेड़ा। तो भारतीय गेड़े के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गेड़ा संरक्षण नीति बनाई गई थी 2019, और इसी में एशियाई गेड़ों पर नई दिल्ली में एक घोषणा पत्र 2019 भी जारी किया गया था, और उसी के अलावा 2020 में इंडियन राइनो विजन भी जारी किए गए थे। अब फिर विशेषताएं और उसकी बात आ जाती है, तो बात करते हैं अफ्रीकी गेड़े की। सफ़ेद गेड़े हाथियों के बाद इस जमीन पर रहने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी है, मैमल्स है, जमीन पर रहने वाला। एशियाई गेड़ा, भारतीय गेड़े सभी एशियाई गेड़ों में सबसे बड़ा होता है। रंग में देखें और व्यवहार में देखें तो ये जो अफ्रीकी गेड़ा है 2 सींग वाला होता है, तैरने में कुशल नहीं होते हैं। ये 2 सींग किसके होते हैं? सुमात्राई गेड़े के होते हैं। एक सींग इसका होता है भारतीय गेड़ा या जावा का जो गेड़ा है उसका एक सींग होता है, और ये अच्छे तैराक भी होते हैं। पर्यावास, घास भूमि, सवाना, झाड़ी, रेगिस्तान, इसमें उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय घास भूमि इत्यादि। अब जो अफ्रीकन गेड़े हैं, जो सफ़ेद गेड़े हैं, उनकी कंडीशन है नियर थ्रेटेन, मतलब अभी उनको एकदम से कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन भारतीय जो गेड़ा है दैट इज इन संकटग्रस्त, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। जो भी बदलाव हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या मानवीय हस्तक्षेप के कारण उनके पर्यावरण में जो हानि हो रही है उसका इम्पैक्ट भारतीय गेड़े पे दिखने लगा है। सो इनकी आयुषियन कंडीशन क्या है? वुल्नरेबल हो गई है। काला गेड़ा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और सुमात्राई गेड़ा और जावा वाला जो गेड़ा है बोथ आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बस्टर्ड क्या होते हैं? सभी जानते हैं, गिद्ध। ठीक है, तो गिद्धों के तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के अगले चरण के लिए धनराशि के लिए मंजूरी दे दी है। और अगला चरण कब से कब का बनाया गया है? 2024 से लेकर 29 तक। ठीक है, जो बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम है इसमें शामिल जो जातियां हैं वो हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन। ये बस्टर्ड की एक प्रजाति है, लेसर फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड दिस। ठीक है, अब इनके संरक्षण रिकवरी प्रोग्राम बनाया क्यों गया? तो हुआ क्या था यार, जो भारत में गिद्ध थे ना, उनको उनके ऊपर एक दवा का असर हुआ था जो कि दी जाती थी जानवरों को। ठीक है, वो दवा थी डाइक्लोफिनेक जो दवा होती थी, जो एक दर्द निवारक दवा होती थी, पेन किलर होती थी, जो पशुओं को दी जाती। जब पशु मर जाते थे तो उनको खाने के लिए गिद्ध आते थे, वो जैसे उन्होंने गिद्ध ने वो खाया, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती थी उसके कारण। तो भारत में एकदम से इनके ऊपर संकट आना स्टार्ट हुआ। बाद में जब समझ में आया तो उस दवा को बैन कर दिया गया, और फिर बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम जैसी चीज़ों को आगे लाया गया, जाके उनके जो भी इस संकटग्रस्त प्रजाति को बचाया जा सके। तो आप देखिए 2 प्रजाति ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन हैं।
ठीक है। भारत में 4 बस्टर्ड की प्रजातियां पाई जाती हैं, एक बंगाल फ्लोरिकन है, एक मैकिंग बस्टर्ड है। अब पृष्ठभूमि देखिए, जो बस्टर्ड रिकवरी परियोजना है 2013 से राष्ट्रीय बस्टर्ड रिकवरी योजना के तहत शुरू की गई थी। बाद में 2016 में इसे बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के रूप में नाम दे दिया गया। अब इस प्रोजेक्ट की अवधि को 2033 तक बढ़ा दिया गया है। यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है भारतीय वन्य जीव संस्थान। अब क्वेश्चन बनेगा, जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है वो कहाँ है भाई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस एमपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, देहरादून। याद रखिए, अब मेरे से पढ़ने का यही आपको फायदा होगा, आप पढ़ते जाएंगे लेकिन मैं आपको ऐड ऑन करूंगा, चीज़ों को बताऊंगा। जैसे एक है सिटीज़, आपको सिटीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। मैं आपको लास्ट में सिटीज़ के बारे में जरूर बताऊंगा। तो कह रहे हैं कि वित्त पोषण एजेंसी है, उसका नाम है कैंपा। कैंपा इनको फाइनेंशियल हेल्प करती है। तो इसमें जो भागीदारी एजेंसी है वो है हमारे पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय है, वो राजस्थान वन विभाग, गुजरात महाराष्ट्र वन विभाग, इसमें मुख्य भागीदारी एजेंसीज हैं। प्रोजेक्ट के उद्देश्य क्या हैं? इनके संरक्षित करना है, इनकी ब्रीडिंग को संरक्षित करना है, इनके लेजर फ्लोरिकन के जो एक्स सीटू संरक्षण है उसको सुनिश्चित करना है। सहयोगी एजेंसीज में देखेंगे तो एक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, जिसका गठन कब हुआ था? 1883 में। वो भी इस योजना को बढ़ावा दे रही है। उसके अलावा इंटरनेशनल फंड फॉर होबरा कंजर्वेशन, रेनको, कार्बेट फाउंडेशन, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल, जीव दया चैरिटेबल ट्रस्ट इत्यादि कई ट्रस्ट इसके लिए कार्य कर रहे हैं। अब जो लेजर फ्लोरिकन जो कि एक प्रजाति है बस्टर्ड की, उसकी कंडीशन क्या है इस देश में आयुसीएन की लिस्ट में? वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है। सिटीज़ के परिशिष्ट वन में है, ये सबसे छोटा पक्षी होता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसूची वन में इसको शामिल किया गया है। ये पाया कहाँ जाता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके बारे में। ये भी एक लोकल एंडेमिक प्रजाति है भारत की, भारतीय उपमहाद्वीप की, खास तौर पर राजस्थान गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ओके, तो ये इसकी कंडीशन भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये सिटीज़ के परिशिष्ट वन में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची वन में पाई जाती है। इसको स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम की जो 22 प्रजातियां शामिल हैं उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ठीक है। इससे संरक्षण से संबंधित कुछ प्रयास हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे एक नालिया घास का मैदान है जिसको लाला बस्टर्ड वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये कच्छ के मैदान में है, गुजरात में पाया जाता है। ठीक है। लाला बस्टर्ड वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है। एक राजस्थान में है जिसका नाम है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। अब नालिया घास का मैदान पूछ लिया जाएगा या लाला बस्टर्ड वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ लिया जाएगा, आपको सट्टी पुट्टी नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगा भाई क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया है। आप कहेंगे यार पढ़ा तो था मैंने ये नहीं पढ़ा था ये किस स्टेट में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, किस एरिया में पाया जाता है, कच्छ के जो रन ऑफ कच्छ हैं उस एरिया में पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं उनके प्रजनन, क्योंकि ब्रीडिंग को भी हम संरक्षित कर रहे हैं ना उनकी, क्योंकि किसी भी प्रजाति को संरक्षित करना है तो उसके प्रजनन की दर को बढ़ाना है, हमें उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना है, ऐसा इकोसिस्टम बना के देना है जिससे वो अपना सर्वोत्तम विकास कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्स सीटू जो संरक्षण है उसको प्रोत्साहित करेंगे और जो उनके प्रजनन केंद्रों को स्थापित करेंगे। उन्हीं में राजस्थान में एक प्रजनन केंद्र कार्यरत है। जैसलमेर में राष्ट्रीय प्रजनन केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान को बनाया गया है। ठीक है। जैसे आईवीएफ होता है ना, वैसे ही समझ लीजिए ये पूरा राष्ट्रीय प्रजनन केंद्र। अबू धाबी कहाँ है? चलिए भाई, क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अब क्वेश्चन पूछेंगे अबू धाबी कहाँ है। वो लोग कहेंगे सऊदी में। नहीं भाई, सऊदी में नहीं है, एक कंट्री है यूएई। अभी कोई तुमसे आपसे दुबई पूछ ले कि वेयर इज दुबई, ठीक है, तो आप लोग बता पाएंगे दुबई कहाँ पे है?
बताइए भाई, दुबई कहाँ है? सऊदी अरब में है? यूएई में है अबू धाबी। अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई, यूनाइटेड अमीरात जो है उसकी कैपिटल है। तो अबू धाबी में नेशनल एविएशन सेंटर में कर्मियों को कृत्रिम प्रजनन तकनीक का प्रशिक्षण, जो कर्मी हैं उनको वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। अब इनको खतरा किससे है? ये शिकार विद्युत लाइन से और ऑर्गेनो फॉस्फेट कीटनाशक जो होते हैं उनसे इसको खतरा होता है। ठीक है। अब अन्य इसमें चीज़ें हम देखें तो जो हाई लाइन वोल्टेज थी उनकी लाइनों को ग्राउंडेड करने के बाद की गई थी। बाद में इसमें व्यापक दिशा निर्देशों को थोड़ा बदल दिया गया है क्योंकि ये व्यवहारिक इतना नहीं था। तो जो एरिया ज़्यादा हाईली इफेक्टेड हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे हो रहे हैं। जब भी किसी के 25 साल 50 साल 75 साल पूरे होते हैं तो वो ईयर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस परियोजना के लिए। तो 1975 में भारत में उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर मगरमच्छों के संरक्षण परियोजना को चलाया जाता है। जब मैं ट्रेनिंग में था तो मैं एक बार गया था वहाँ पे। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और मैंने बहुत ही करीब से वहाँ पे मगरमच्छों को, उनके संरक्षण को देखा था। ठीक है, किस प्रकार से वहाँ प्रजनन हो रहा है, किस प्रकार से वहाँ पे उनकी आबादी को बढ़ाया जा रहा है और उनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, कभी आपको उड़ीसा जाने का, भुवनेश्वर जाने का मौका मिले तो डेफिनेटली विजिट दैट प्लेस कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से ये योजना प्रारंभ की गई थी। अब उड़ीसा में जो जगह है ना भीतरकनिका, एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो है रामसर साइट। अब देखिए रामसर साइट है ये एक। ठीक है, अब पूछा जा सकता है रामसर क्या है। भाई देखो रामसर क्या है, एक जगह थी ईरान में जहाँ सम्मेलन हुआ था। फिर उसके बाद जो आर्द्र भूमि थी, आर्द्र भूमि भी हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ बहुत सारे जो स्पीसीज हैं, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे जैविक अजैविक जो चीज़ें हैं उनको संरक्षण मिलता है और वहाँ की लोकल क्लाइमेट को भी संरक्षण मिलता है। ठीक है, वहाँ के लोकल इकोसिस्टम को, लोकल क्लाइमेट को संरक्षित किया जा सकता है अगर हम आर्द्र भूमि को संरक्षित कर लें। आर्द्र भूमि है। सुंदरबन डेल्टा के बाद वहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी थी, वो थे वहाँ के मैनग्रोव के वृक्ष। ठीक है, मैनग्रोव इकोसिस्टम। तो यहाँ पे देखिए अब कुछ नदियाँ हैं जो मैं आपको आज ये टास्क दे रहा हूँ क्योंकि 1 घंटे में सारा कुछ कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्राह्मणी, देखो क्वेश्चन कहीं और अलग से बन के नहीं आएगा। जब आप पढ़े ना तो बस अपने दिमाग को खोल के पढ़ना है। बैतरणी, धामरा, पटासाला, ये 4 जो सहायक नदियां हैं इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा था कि एक नदी आ रही थी, आई थिंक दैट इज स्वर्ण रेखा नदी थी, स्वर्ण रेखा नदी। उस नदी का पानी आ रहा था, उसमें ब्राह्मणी नदी भी आ रही है, बैतरणी आ रही है, धमरा आ रही है, पट्टासला आ रही है। तो देखिएगा ये किस साइड से जुड़ रही हैं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, कहाँ से इनका ओरिजिन है, थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च करनी होती है। ठीक है, मगरमच्छ जो होते हैं कैसे रुकी जो वर्टिब्रेट सरीसृप की सबसे बड़ी जीवित प्राणी है। और इनको एक नाम और देते हैं, स्पेशल नाम देखिए, इस नाम को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन यहीं से बनेगा, पोइक्लोथर्मिक, पोइक्लोथर्मिक। कि भाई पोइक्लोथर्मिक क्या हो, कौन से जीव होते हैं? ऐसे जीव होते हैं जो एक सीमा तक ही अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, उसके बाद ये क्या ना उनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता है। ठीक है, और चूंकि ये सरीसृप होते हैं, रात्रिचर होते हैं, तो टेम्परेचर को एक सीमा तक ही नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम घड़ियाल की बात करें, घड़ियालों का प्राकृतिक पर्यावास कहाँ है? चंबल की घाटी।
आप कभी जाइए चंबल की घाटी में, चंबल नदी में, तो इटावा के पास में एक सफारी बनाई गई, वहीं पे चंबल का वो है, उसको संरक्षित किया गया है ड्यू टू कि जो घड़ियाल हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। क्यों क्यों हुए? क्योंकि हमने यमुना और चंबल, इनमें कहीं ना कहीं इसके पानी को जल प्रदूषण के कारण और भी अदर फैक्टर्स होंगे, अवैध शिकार होगा इनका, इनके जो रिसोर्सेज इन पे डिपेंडेंट्स हैं उनकी संख्या कम हो गई होगी, इसके कारण इनकी संख्या में गिरावट देखी गई है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए हैं। सिटीज़ के परिशिष्ट वन में है, WPA 1972 के अनुसूची वन में है। इनमें एक बल्ब नुमा, अब देखो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया, घड़ियाल पूछ लिया आपसे, बोला घड़ियाल को घड़ियाल क्यों कहा जाता है, तो आप कहेंगे लंबी सी एक उसकी थूथन सी होती है, थूथन के आगे वाला हिस्सा एक बल्ब नुमा नॉब होती है, इससे एक आवाज़ सी भी करते हैं एक स्पेशल सी, ठीक है। तो वो जो नॉब होती है उसी कारण इसको घड़ियाल का नाम दिया गया है। भोजन पर स्पेशली ये डिपेंडेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है कवक। देखो मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत दिमाग मेरे सेट हो रखे हैं बिल्कुल, है ना, तो मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा गया अभी तक। तो फंगी से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ठीक है। तो अब यहाँ से हम जो नॉलेज गेन करेंगे उस नॉलेज का यूज करेंगे और ट्राई करिएगा उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने की। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से जो आप एक दृष्टि की आती है, जो इस आपको सेक्शन वाइज दे देंगे। तो बायोडाइवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करिए, आपको पता लग जाएगा आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, और आपको एक पैटर्न पता लगेगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो कहते हैं फंजाई फाउंडेशन ने संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के तत्वाधान से लोगों से आग्रह किया कि जब भी फ्लोरा वनस्पति जात और फोना प्राणी जात शब्दावली का प्रयोग कर रहे हों तो उसके साथ फुंगा, फ्लोरा फ्यूना बोलते हैं ना, एक फुंगा शब्द और है, फुंगा किसके लिए होगा? ये होगा कवक के लिए। पृथ्वी पर जीवन की तीसरी ट्रिनिटी कहा गया है इन तीनों को। तो फंजाई कवक या फुंगा, इसे किसी भी स्थान पर कवक की विविधता के स्तर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो कवक है इसको प्रस्तावित सजीवों की 5 जगत के वर्गीकरण में से एक है। किसने कहा था? वो नाम है R.H. विटटेकर ने इनका ये नाम दिया था, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका? ये एक तरीके से बहुकोषीय होते हैं, ढीले उत्तक होते हैं। पोषण का तरीका क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। अब ये शब्द जो है ना, जब आप स्टैटिक्स के साथ जोड़ेंगे ना इनको कि सेप्रोफाइट क्या है, हेट्रोट्रॉपिक क्या है, पैरासिटिक क्या होते हैं, तो आप फील करेंगे कि डेफिनेटली आपका जब तक स्टैटिक्स मजबूत नहीं होगा, करंट आप पढ़ने की कोशिश करेंगे आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए टास्क रहेगा मेरी तरफ से कि प्लीज़ आप इनको हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है ये देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, अगर आप नहीं करके आएंगे तब भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो माइकोरी मेडिएशन जो होता है ये प्रदूषकों जैसे प्लास्टिक के अपघटन में मदद करता है, पूछा जा सकता है। माइकोरी मेडिएशन किस चीज़ में, किसके अपघटन में मदद करता है? तो भैया याद रखना है प्लास्टिक के। ये अपघटन और पोषक तत्वों का चक्र जो होता है, ये अपघटन का काम करते हुए अपशिष्ट को ह्यूमस में बदल देता है, ठीक है। उसमें औषधि में देखिएगा एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन है, और संभावित साइकोथेरेपी जैसे कि साइविन का स्रोत भी होता है फंगस से, ठीक है। उसके बाद IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, फंगल कंजर्वेशन कमेटी, FUNCC, ग्लोबल फंगल रेड लिस्ट इनिशिएटिव्स। चिली एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने संरक्षण कानून के तहत कवक को भी शामिल किया है। तो चिली, आप याद रखिए, चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां से उसने अपने संरक्षण कानून के तहत जो फुंगा है या जो फंजाई है, जो कवक है, उसको भी शामिल किया है, ठीक है।
अब इसके अलावा लास्ट टॉपिक हमारा जो आज का है वो क्या है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो आई होप